हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए। साथ में जो पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम होता है सभी स्टेट्स के अंदर या केवीएस या एनवीएस के अंदर, तो उनके लिए भी क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बोर्ड की जो क्लासेज होती हैं स्टेट लेवल पर या फिर सीबीएसई बोर्ड की, तो उनके लिए भी क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जो देखेंगे कि इसके अंदर इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। एन इंडिफरेंस कर्व इज़ ए कर्व दैट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। कम्बिनेशंस ऑफ गुड्स जो होती हैं, दो वस्तुएं हम लेके चलते हैं इसके अंदर, तो दो वस्तुओं का जो कम्बिनेशन होता है दैट गिव्स सम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो वो कंज्यूमर को क्या है कि कुछ ना कुछ क्या करता है, सेटिस्फेक्शन देता है, संतुष्टि देता है। दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन इसके अंदर लेके चलते हैं हम, दो वस्तुओं का संयोग लेके चलते हैं जो उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है। इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये क्या है कि क्वांटिटी के पेयर्स को, जोड़े को दिखाता है कि किस प्रकार से दो वस्तुओं का एक साथ यूज किया जाता है, उपभोग किया जाता है। और उस उपभोग के द्वारा क्या है कि उपभोक्ता किस तरीके से अपनी संतुष्टि को उच्चतम स्तर पर ले जाता है, अधिकतम करता है। इन बिटवीन विच द इंडिविजुअल इज इंडिफरेंट, सो इट इज टर्म्ड एज इंडिफरेंस कर्व। तो इसके अंदर क्या है कि दो वस्तुओं का वह संयोग होता है जो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। तो ये इसकी क्या है कि परिभाषा या फिर अर्थ इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इंडिफरेंस कर्व टेक्निक जो है वो वाज इन्वेंटेड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है एजवर्थ। तो एजवर्थ ने क्या है कि इसके बारे में बताया है, इंडिफरेंस कर्व को क्या है कि इन्वेंट किया है। और बट जो इसका क्रेडिट है, क्रेडिट गोज टू RJD एलन हम बोल सकते हैं, और साथ में JR हिक्स, तो दोनों को जाता है। हालांकि जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं एजवर्थ, उन्होंने क्या किया है, इसको इन्वेंट किया है इंडिफरेंस कर्व को, लेकिन जो क्रेडिट होता है वो क्रेडिट इंडिफरेंस कर्व का RGD एलन और JR हिक्स को जाता है इस टेक्निक को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या है कि दस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस सिक्स टू रेमेडी दिस शॉर्ट कमिंग ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये क्या है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है, विश्लेषण जो है, वो सॉल्यूशन देता है, रेमेडी देता है किसका, शॉर्ट कमिंग ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस उपयोगिता विश्लेषण का क्या है कि एक क्या करता है, उसके अंदर सॉल्यूशन प्रदान करता है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इट ट्राइज टू सोल्व हाउ डज ए कंज्यूमर रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट विदाउट मेजरिंग द यूटिलिटी cardinal numbers in cardinal numbers. तो it tries to solve how does a consumer reach the equilibrium point without measuring the utility in cardinal numbers। तो जो कार्डिनल थ्योरी दी है मार्शल ने, उसके अंदर क्या है कि उसमें बताया गया कि यूटिलिटी को, उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक है उसके अंदर क्या है कि उपभोक्ता के संतुलन को दिखाया जाता है, लेकिन विदाउट जो कार्डिनल यूटिलिटी का यूज किए हुए, विदाउट हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को इसके अंदर दिखाते हैं, संतुष्टि को उपभोक्ता के दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पहुंच सकता है। उसके बाद बात करते हैं, जो हम आगे बात कर रहे थे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ है। और उसके साथ क्या है कि हर एक प्रॉपर्टीज़ के साथ हम डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम को समझेंगे, ताकि हमें अच्छे से इसको समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव सम लेवल सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जो जितने भी क्या है कि कॉम्बिनेशंस होते हैं, संयोग होते हैं किसी भी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, वो समान रूप से समान रूप से क्या है कि संतुष्टि प्रदान करते हैं उपभोक्ता को। सभी पॉइंट्स पर क्या है कि संतुष्टि समान रहती है। सो एज वी डिफाइंड इंडिफरेंस कर्व क्या है कि सेम कर्व गिविंग द सेम लेवल ऑफ
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है कि देता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर तटस्थता वक्र का जो अधिमान वक्र है, अधिमान वक्र के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट्स होगा तो उसके ऊपर जो उपभोक्ता की संतुष्टि होगी, संतुष्टि का स्तर होगा वो समान रहेगा विद द डिफरेंट पॉइंट ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़। इसमें क्या है कि जितने भी जैसे पॉइंट लेते हैं हम ए बी सी डी कम्बिनेशन, जितने भी कम्बिनेशंस होंगे किसी एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, तो वो उपभोक्ता को समान रूप से संतुष्टि प्रदान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर क्या है कि इसमें ग्राफिकली इसको हम देख सकते हैं कि जो हमने पहली हमारी क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स लिए, प्रॉपर्टी ली है कि उपभोक्ता जो किसी भी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी बिंदुओं पर होगा, जितने भी पॉइंट्स के ऊपर होगा, उन पॉइंट्स के ऊपर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। तो ये ग्राफ है हमारा। एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया है? एक्स एक्सिस पे हमने लिया है कमोडिटी एक्स को, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है कमोडिटी वाई को। तो इस तरीके से जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा, इंडिफरेंस कर्व ये हमारा है इस तरीके से ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, ये क्या है कि जाता है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे जो संतुष्टि उपभोक्ता को मिल रही है वही संतुष्टि उपभोक्ता को बी पॉइंट पे मिल रही है। तो ए पॉइंट पे उपभोक्ता जो है 15 यूनिट्स जो यूज कर रहा है, किसकी कर रहा है? कमोडिटी वाई की उपभोग कर रहा है। उसके बाद क्या है कि जो कंजम्पशन कर रहा है 2 यूनिट्स का, वो कर रहा है एक्स की, 15 के साथ, 15 वाई के साथ 2 एक्स की यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहा है। उसी तरीके से क्या है कि जब वो 10 यूनिट्स 10 यूनिट्स का क्या है कि कंजम्पशन करता है वाई की, तो एक्स की क्या है कि वो कंजम्पशन को बढ़ा सकता है, और एक्स की कंजम्पशन बढ़ाकर उसकी हो जाते हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट्स। उसके बाद 5 यूनिट्स अगर वो वाई की यूज करता है, कंजम्पशन करता है, तो एक्स की जो है वो 17 यूनिट्स क्या करता है? कंजम्पशन करता है। तो इस तरीके से क्या है कि जब उपभोक्ता कंजम्पशन करता है अपना एक्स और वाई गुड्स का, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने बताया ए बी सी और डी, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा कि उपभोक्ता की संतुष्टि बिल्कुल समान रहेगी। सो इन द डायग्राम क्लियरली shows the clarifies characteristics of an indifference कर्व। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस इंडिफरेंस कर्व की जो है करेक्टरिस्टिक्स को, विशेषता को किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व के जो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग दिखाया जा सकता है कि जिस पे उपभोक्ता की संतुष्टि समान रहती है। उसके बाद दूसरी करेक्टरिस्टिक्स की या फिर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, तो वो क्या है कि ए हायर इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस आएगा यहाँ पे, ए हायर इंडिफरेंस कर्व शोज ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जितना ऊंचा क्या होगा इंडिफरेंस कर्व होगा, तटस्थता वक्र होगा, अधिमान वक्र होगा, उतनी ही उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज दैट हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जितना ऊंचा, अगर कई हमारे क्या है कि इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास, तो उसमें क्या है कि जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा पहले से, तो उसकी संतुष्टि पहले वाले अधिमान वक्र से क्या होगी? तटस्थता वक्र से ज़्यादा होगी। तो ग्राफिकल इसको भी हम देख सकते हैं। सो ग्राफिकल के अंदर क्या होगा कि जैसे लिया गया है एक्स एक्सिस पे हमने वही गुड 1 को या गुड एक्स को आप बोल सकते हैं लिया हमने, और यहाँ पे गुड वाई या गुड 2 इसको आप नाम दे सकते हैं। तो इसमें तटस्थता वक्र हमने बनाए हैं। ये तटस्थता वक्र का जो आकार होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड होगा। तो इसमें क्या होगा कि IC1 इसको नाम दे दिया। इसके बाद दूसरा जो इंडिफरेंस कर्व है वो IC2 हो गया। इसी तरीके से IC3 जो है वो हो गया। उसके बाद IC4 हो गया। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है इनके ऊपर क्या होगा कि जो अगर हम कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन के अंदर, तुलना के अंदर जो IC2 कर्व है उसके ऊपर संतुष्टि का स्तर उपभोक्ता का ज़्यादा रहेगा कंपैरिजन टू IC1। इसी तरीके से IC3 के ऊपर IC2 और IC1 से ज़्यादा संतुष्टि उपभोक्ता को मिलेगी। और IC4 पे अगर हम आते हैं तो वो भी क्या है कि IC3, IC2 और IC1 से ज़्यादा संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित करता है उपभोक्ता के लिए। उसके बाद इसमें यही है कि इट हैज़ बीन सो डायग्राम वर IC1, IC2, IC3, IC4 इंडिफरेंस कर्व जितने भी हमने लिए हैं इसके ऊपर,
तो उनके ऊपर क्या होगा कि जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा, सो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे कैन बी पुट इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस। लाइक क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो आपका IC4 होगा उसके ऊपर संतुष्टि ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू IC3, और IC3 से ज़्यादा, IC3 के ऊपर ज़्यादा होगी, संतुष्टि स्तर ज़्यादा होगा IC2 के कंपैरिजन में, और IC1 में क्या होगा, IC1 से में सबसे कम होगा संतुष्टि स्तर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे। तो ऊपर वाला जो कर्व है वो है हमारा IC4, सबसे ऊपर कर्व है IC4, तो IC4 कर्व के ऊपर संतुष्टि का स्तर IC3, IC2 और IC1 से ज़्यादा होगा। तो जितना ऊंचा तटस्थ वक्र होगा उतना ही अधिक संतुष्टि के स्तर को दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इंडिफरेंस तटस्थ वक्र क्या है कि हमेशा जो उसका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, और कहाँ से, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है। तो इसमें क्या है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज डेफिनेट एज ए कर्व ऑन विच ऑल द combinations of two commodities gives a consumer equal satisfaction। सो इसमें क्या है कि एन इंडिफरेंस कर्व, जैसा कि हमने परिभाषा के अंदर, अर्थ के अंदर भी पढ़ा था या समझा था, तो वो क्या है, an indifference curve is definite as a curve on which all the combinations of two commodities gives a consumer equal satisfaction। तो दो कमोडिटीज़ के अंदर, दो वस्तुओं के अंदर, दो वस्तुओं के कम्बिनेशंस के अंदर क्या है कि इक्वल सेटिस्फैक्शन उपभोक्ता को एक इंडिफरेंस कर्व देता है। इट फॉलोज दैट if a consumer wants to have more quantity of commodity X, he will have a give up some quantity of commodity Y। सो इसमें कहा गया है कि जब उपभोक्ता क्या है कि मान लीजिए एक्स कमोडिटी को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, उपभोग को उसके ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, तो उसको वाई कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसका क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू डिराइव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अगर उसको क्या है कि समान संतुष्टि के ऊपर रहना है तो वाई कमोडिटी को उसको छोड़ना पड़ेगा अगर एक्स कमोडिटी को वो बढ़ाना चाहता है। तो इस कारण से क्या होगा कि जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा। इसमें यही कहा गया है कि जैसे हमने देखा है कि y1 जब यहाँ पे x1 है कमोडिटी, जैसे हमने x एक्सिस पे x कमोडिटी को लिया और y एक्सिस पे y कमोडिटी को लिया है, तो जब कमोडिटी x1 है, क्वांटिटी x1 है x कमोडिटी की, तो इसके अंदर क्या है कि उस समय y कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो y1 है। लेकिन जब अगर वो क्या है कि उपभोक्ता कमोडिटी को बढ़ाना चाहता है, एक्स कमोडिटी को बढ़ाना चाहता है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है, तो वो मान लिया x2 करता है, तो उसको गिव अप करना पड़ेगा वाई कमोडिटी की क्वांटिटी को, और वो नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, तो वो y2 पर आ जाएगी। इस तरीके से ए और बी पॉइंट हमें प्राप्त होते हैं, और ए और बी पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व आता है, तटस्थ वक्र आता है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और लेफ़्ट टू राइट शो होता है। तो इसके अंदर क्या है कि इफ़ ए कंज्यूमर कुड हैव मोर ऑफ वन कमोडिटी विदाउट ए कोरस्पॉन्डिंग फेल इन अदर कमोडिटीज़, he would have achieved a higher level of satisfaction। Plotting on graph the different combinations that contain more of one commodity and less of another would give a downward sloping curve। तो इस तरीके से क्या है कि हम इसको देख सकते हैं कि स्लोप जो होता है इंडिफरेंस कर्व का वो डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जो बात करते हैं हम, तो वो है फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो इसमें क्या है कि द रीजनिंग बिहाइंड द अजम्पशन इज दैट, इसके पीछे क्या है कि तर्क क्या है, वो क्या है, फर्स्ट क्या है, ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो प्रत्येक जो तटस्थ वक्र है वो
अलग संतुष्टि स्तर को दिखाता है। पहला रीजन तो ये है इसके अंदर, और दूसरा रीजन है ईच पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव्स ए लेवल ऑफ इक्वल सेटिस्फैक्शन। और किसी भी एक तटस्थता वक्र के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट होगा तो वो इक्वल सेटिस्फैक्शन उपभोक्ता को देगा, कंज्यूमर को देगा। हैंस नो पॉइंट ऑन टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व कैन बी कॉमन टू ईच। तो कोई भी पॉइंट क्या होगा, नो पॉइंट ऑन टू इंडिफरेंस कर्व कैन बी कॉमन टू ईच, मतलब कि क्या होगा कि किन्हीं दो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर क्या होगा कि कोई भी पॉइंट सेम संतुष्टि को नहीं दिखाएगा। द टू कर्व विल हैव टू बी परफेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये ग्राफिकल भी हम देख सकते हैं, एक्स कमोडिटी को एक्स एक्सिस पे लिया, वाई पे वाई एक्सिस को लिया, वाई कमोडिटी को लिया सॉरी वाई एक्सिस पे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमने काट के दिखा दिया उसको कि एक इंडिफरेंस कर्व हमारा IC1 है ये वाला, तो IC1 इस तरीके से बनेगा और IC2 जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि जहाँ ए पॉइंट पे वो दोनों कट कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पे अगर वो कट करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज के अंदर बात की है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। अगर कट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे दिखाया गया कि ए पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे अगर कट कर रहे हैं तो दोनों का जो संतुष्टि स्तर होगा यहाँ पे बराबर होना चाहिए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पे देखें हम तो नीचे देखें जो ए और सी है, सी पे उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर क्या होता है, यहाँ पे y2 क्वांटिटी को वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, लेकिन जो x है x की वो x1 क्वांटिटी को कंज्यूम करता है। और जो दूसरा तटस्थ वक्र है IC1 पे y1 क्वांटिटी को वो कंज्यूम करता है, और b पॉइंट पे जैसे हम देख रहे हैं वो x1 क्वांटिटी को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैंने सेकंड पॉइंट की हमने बात की कि प्रत्येक इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी अगर पॉइंट होगा तो वो इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। और ऊपर वाले में हमने बात की कि ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे बी और सी पॉइंट क्या है कि बराबर नहीं हो रहे हैं। इस कारण से क्या हुआ कि ए पॉइंट जो है वो उसके कट करने का कोई रीजन ही नहीं बनता है। तो इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। तो कोई भी दो तटस्थ वक्र है वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसमें हमने यही देखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो बात आती है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एन इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच हॉरिजॉन्टल एक्सिस और नॉर वर्टिकल एक्सिस। तो जो इंडिफरेंस तटस्थ वक्र है ना ही एक्स एक्सिस को छूता है ना ही वाई एक्सिस को छूता है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज दैट एन इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच द एक्स एक्सिस। if it if it does so, it means he consumes the very large amount of commodity X and zero amount of commodity Y। तो अगर ऐसा होता है कि मान लो एक्स एक्सिस को छूता है कोई डिफरेंस कर्व, जैसे कि हम ग्राफिकल भी देख सकते हैं कि ये जो IC1 है ये एक्स एक्सिस को छू रहा है, एक्स एक्सिस के अंदर क्या है कि इसको टच कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि एक्स एक्सिस की जो क्वांटिटी एक्स कमोडिटी की जो क्वांटिटी होगी सॉरी उसको वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन वाई को वो जीरो कंज्यूम यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे इफ़ द इंडिफरेंस कर्व टच द वर्टिकल लाइन ओ वाई एक्सिस देन ही विल कंज्यूम ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई वाइल जीरो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। और इसी तरीके से IC2 के ऊपर हम देखते हैं कि वो जब वाई एक्सिस को छूता है तो वाई क्वांटिटी को वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन एक्स की क्वांटिटी को एक्स कमोडिटी क्वांटिटी को सॉरी वो बहुत कम नहीं जीरो क्या करेगा वो कंज्यूम करेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग ये है कि दोनों की क्वांटिटी कुछ ना कुछ रहती है, दोनों गुड्स की जो क्वांटिटी है वो कुछ ना कुछ कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, बिल्कुल जीरो पे वो नहीं जाता है। तो इस कारण से जो इंडिफरेंस कर्व सॉरी इंडिफरेंस कर्व ना ही एक्स एक्सिस को छूते हैं ना ही वाई एक्सिस को छूते हैं। तो ये हमने इसके अंदर देखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात आती है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व। तो जो पूर्ण क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, पूरक वस्तुएं होती है, उनका जो इंडिफरेंस कर्व होता है तटस्थ वक्र होता है वो एल शेप्ड के अंदर
होता है। तो ये भी कई बार नेट एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये जो है आ चुका है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए इंडिफरेंस कर्व कैसा रहता है। इन द केस ऑफ दोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड लाइक ब्रेड एंड बटर, शूज़ या सॉक्स। तो इस तरीके के जो पेयर्स होते हैं, पेयर्स के लिए या जो एक दूसरे के पूरक होती हैं वस्तुएं, तो उनके लिए क्या है कि इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड होता है। इट इज़ द इंडिफरेंस कर्व विल बी एल शेप्ड एज गिवन इन डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं हमारा क्या है कि एक्स एक्सिस पे हमने लिया लेफ्ट शू को और वाई एक्सिस पे हमने लिया है राइट शू को। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हमें लेफ़्ट शू की यहाँ पे जो डिमांड होगी, कंजम्पशन करेगा उपभोक्ता, तो वो 1 का है, और उसी तरीके से उसको लेफ़्ट के साथ राइट चाहिएगा तो राइट भी 1 उसका वो कंजम्पशन करेगा। इसी तरीके से अगर वो दूसरे जो लेफ़्ट शू की है वो डिमांड करता है तो दूसरा ही उसको राइट भी चाहिएगा। इस तरीके से तीसरे की अगर वो क्या करता है, कंजम्पशन करता है, तो उसको तीसरा जो है राइट शू चाहिएगा। तो इसमें बराबर इक्वल क्या रहता है, कांस्टेंट वो रहता है। तो दोनों के बीच में क्या है कि जब 3 कंजम्पशन करता है, 3 यूनिट्स का कंजम्पशन करता है लेफ्ट शू का, इसी तरीके से राइट शू भी उसको 3 यूनिट्स चाहिए। उसी तरीके से 4 यूनिट्स के लिए वो 4 वाई को चाहेगा, उपभोग करेगा, तभी पेयर कंप्लीट हो पाएगा। और यहाँ पे 5 के लिए 5 वाई का भी क्या करेगा, राइट शू का वो क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा और ये हमारा एल शेप्ड के अंदर शो होगा, एल शेप्ड बनेगा। और ये हमारा आईसी कर्व होगा किसके अंदर, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। उसके बाद जो सेवंथ प्रॉपर्टी है, सेवंथ प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि इंडिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरली पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या है कि जो 2 इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसमें कहा गया है कि इंडिफरेंस कर्व ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ये हमारी सेवंथ प्रॉपर्टीज है, 7वीं विशेषता इसको हम बोल सकते हैं। तो वो क्या है कि एज वी नो दैट ऑल इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। तो जितने भी इंडिफरेंस कर्व है उनका स्लोप डाउनवर्ड टू राइट होता है, मतलब नीचे की तरफ जाते हैं, वो राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, और डाउनवर्ड स्लोप होता है, और दे हैव नेगेटिव स्लोप, और या फिर बोल सकते हैं कि उनका स्लोप नेगेटिव होता है। बट द रेट ऑफ द स्लोप में नॉट नेसेसरली बी द सेम एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो फॉलोइंग डायग्राम से हम देख लेते हैं कौन सा डायग्राम है। तो इसके अंदर क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो इंडिफरेंस जैसे दिखाया गया है, गुड 1 हमने इस पे लिया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने लिया है गुड 2 को, और यहाँ पे जो आईसी दिखाया गया है ये ज़रूरी नहीं है कि ये आईसी जो डैश है या आईसी 1 है इसके बिल्कुल पैरेलल हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि IC1 और IC2 जो कर्व हैं वो हमेशा पैरेलल होंगे। तो ये आपका IC3 जैसे अगर हम बनाएं इसके ऊपर, तो IC3 इस तरीके से बन सकता है, और IC4 अगर हम बनाएं तो IC4 आपका इस तरीके से बन सकता है। तो इसमें पैरेलल होना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो समानांतर हों। IC1 IC2 IC3 जितने भी कर्व हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या है कि समांतर होना, पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारी 7th कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है 8वीं जो प्रॉपर्टीज है वो है हमारी इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टूवर्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो तटस्था वक्र जो होता है वो कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है, उन्नतोदर जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, वो होता है टूवर्ड्स पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। जो ओरिजिन होता है किसी भी ग्राफ के अंदर 0 पॉइंट, उस पॉइंट के ओरिजिन के वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है इंडिफरेंस कर्व। तो ये मेन प्रॉपर्टी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। एक कर्व दैट स्लोप डाउनवर्ड कैन हैव 3 पॉसिबल स्टेप्स। तो 3 पॉसिबल स्टेप्स को दिखाता है। पहला स्टेप्स क्या है हमारा, कॉन्वेक्स टूवर्ड्स द ओरिजिन, दूसरा है कनकेव कर्व, और तीसरा है स्ट्रेट लाइन कर्व। तो 3 तरीके हम लेके चलते हैं इसके अंदर कि इंडिफरेंस कर्व की जो अगर 3 कंडीशन बनती है, हालांकि जो पहली कंडीशन है वो इंडिफरेंस कर्व की एक्चुअल कंडीशन मानी जाती है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द
कॉन्वेक्स टुवर्ड द ओरिजिन होता है, तो वो कॉनकेव और जो हमारी स्ट्रेट लाइन कर्व है उसको भी हम लेके चलेंगे कि वो ऐसा क्यों नहीं होता है इंडिफरेंस कर्व। तो इसको हम ग्राफिकल भी देख लेते हैं किस तरीके से ये प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि द शेप ऑफ द कर्व डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू कमोडिटीज। तो सब्सटीट्यूशन प्रतिस्थापन की जो दर होती है दो वस्तुओं के बीच में, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व की शेप निर्धारित होती है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट हमने जो ग्राफ लिया है ए ग्राफ, इसके अंदर क्या है कि हमने उसको कॉनकेव लेके दिखा दिया इंडिफरेंस कर्व को। यहाँ पे हमने गुड एक्स को लिया एक्स एक्सिस पे, तीनों ग्राफ में बी और सी या ए की बात करें, और वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई को लिया है, इसमें भी और इसमें भी और सी ग्राफ के अंदर भी। तो यहाँ पे पहले ग्राफ में हमने उसको क्या है कि दिखा दिया है कि किस तरीके से वो कॉनकेव है, तो कंडीशन क्या बनती है। तो इसके अंदर जो एमआरएस होगा, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि उपभोक्ता क्या है कि दोनों वस्तुओं के कंजम्पशन को एक साथ बढ़ा पा रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर बात करें हम बी ग्राफ की, तो बी ग्राफ के अंदर क्या है कि हमने उसको स्ट्रेट लाइन ले लिया है, जैसा कि हमने थर्ड पॉइंट के अंदर बात की थी। तो स्ट्रेट लाइन अगर होता है तो जिसके अंदर क्या है कि एमआरएस जो होता है हमारा, एमआरएस के अंदर कांस्टेंट चेंज होता है। कांस्टेंट मतलब जितना उपभोक्ता क्या है कि चेंज कर रहा है किसको, एक्स गुड को, कंजम्पशन को, वो उतना ही वाई गुड के कंजम्पशन को वो चेंज कर पा रहा है। तो ये भी क्या है कि पॉसिबल नहीं रहता है। उसके बाद जो थर्ड ग्राफ है वो बिल्कुल सही बैठता है। और सही किस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर जो एमआरएस रेट होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है, परिवर्तन की सीमांत जो दर होती है, प्रतिस्थापन की सीमांत जो दर होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस साइन हम लेके चलेंगे। और वो क्या होता है कि चेंज इन वाई जो होता है वो क्या रहता है, चेंज एक्स। तो एक्स के अंदर जो चेंज होता है, एक्स गुड के अंदर जो चेंज होता है, एक्स को अगर वो बढ़ाता है, उपभोक्ता बढ़ाता है, तो वाई एक्सिस को उसको छोड़ना, सॉरी वाई गुड्स को, वाई कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसको त्यागनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, पहले से उसका जो उपभोग है वो कम करना पड़ेगा। इस कारण से जो ग्राफ होगा वो हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इस तरीके से बनेगा। तो इसमें हम देख भी लेते हैं कि द कर्व विल बी ए कन्वेक्स वन इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशीज। तो इसके अंदर क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर घटता है तब वो कॉन्वेक्स रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, नेगेटिव साइन के साथ हमने लेना उसको, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब एक्स कमोडिटी को बढ़ाया जाता है तो वाई कमोडिटी को कम किया जाना जरूरी है, तभी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति, समान संतुष्टि प्राप्त करता है। उसके बाद अगर हम करें बात, कनकेविटी विल ऑब्टेन इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन राइजेज। तो अगर वो कॉन्केविटी को दिखाता है, जैसे कि पहला ग्राफ है, ये ए ग्राफ है, तो इसके अंदर क्या होगा कि एमआरएस दोनों ये दिखाता है कि एक्स गुड का कंजम्पशन बढ़ाने से वाई गुड का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद जो तीसरा ग्राफ है, द कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन विल गिव्स अस ए स्ट्रेट लाइन कर्व। तो यहाँ पे अगर वो कांस्टेंट रहती है, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स अगर इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है, मीन्स इसका मतलब ये होगा कि एक्स गुड्स को का कंजम्पशन को बढ़ाने से वाई गुड का कंजम्पशन बिल्कुल समान अनुपात में बढ़ेगा या घटेगा। तो इस तरीके से अगर रहता है तो जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इंडिफरेंस कर्व की जो आठवीं प्रॉपर्टी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पर डिपेंड करता है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमेशा ये कहता है कि जब एक्स गुड के कंजम्पशन को बढ़ाया जाता है तो वाई गुड्स के कंजम्पशन को उपभोक्ता को त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इस कारण से इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ होगा, आईसी कर्व का जो ग्राफ होगा, वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में सीबीएसई बोर्ड के लिए भी क्या है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।